हाँ जी, आई एम रिकॉलिंग द प्रीवियस कॉन्सेप्ट। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हम डिग्री वाले एंगल को, बेटा डिग्री एंगल को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा रेडियंस में। और मैंने आपको बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट बताया था। मान लो 60 डिग्री है और मैं इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो सिर्फ पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये रेडियंस बन जाएंगे। तो देखिए ये कटिंग होके पाई बाय 3 रेडियंस बन जाएगा। सिंपल है ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक बताया था। फिर मैंने आपको बताया था हम एंगल्स को जो है एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। हम 0 यहाँ, 90 यहाँ, इधर को मूव करते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कंप्लीट सर्कल में जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, जिसको हम 2 पाई रेडियंस भी कह देते हैं। ठीक है ना। ये सारा मैंने रिकॉल किया था। अब बेटा कुछ नए कॉन्सेप्ट, इनको ध्यान से समझना, उसके बाद पोलर फॉर्म आज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा। आपने टी रेशियोज किए हैं। टी रेशियोज क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो आपने साइन थीटा किया है, कॉस थीटा किया बेटा, यू हैव डन tan थीटा, यू हैव डन कोसेकेंट थीटा, यू हैव डन सेकेंट थीटा, यू हैव डन कॉट थीटा, यू हैव डन। इन सबको हम टी रेशियोज प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। आपने जो कॉन्सेप्ट किया था, वैल्यूज निकाली थी, वो 0 से लेकर 90 तक की निकाली हुई है। मतलब आपने tan 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कोसेकेंट 45 डिग्री, ये सारी वैल्यूज यू हैव कैलकुलेटेड ऑल, है ना। आपको वो टेबल फॉर्म में हम कर देंगे। अगर एक चीज ऑब्जर्व करो आप यहाँ पर ध्यान से, कि जो ये वैल्यूज थी ना, वो सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यूज थी। अब आप में से मुझे ये बता सकता है कोई 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है? एनीबडी फ्रॉम यू? ओके मन्नत, यस मन्नत बेटा। मैम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। बिल्कुल सही, दैट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बेटा अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती थी, हमने 10th तक में जो किया है कॉन्सेप्ट, तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करो ना, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती थी। हमने ये बिल्कुल चेक किया। लेकिन अभी हमने सीखा कि एंगल सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते, सेकंड में भी लाई करते हैं, थर्ड में भी लाई करते हैं, फोर्थ में भी लाई करते हैं। तो यहाँ पर हर जगह पे टी रेशियोज एंगल पॉजिटिव नहीं होते। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं पॉजिटिव होते, कैसे होता है। ठीक है। पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ। पहले क्वाड्रेंट में ऑल, ये जो ए वर्ड है ना, मैंने ऐड से लिया। ऐड शुगर टू कॉफी, ये फर्स्ट वर्ड मैंने ना अंडरलाइन कर दिया। ऐड का ए, एस शुगर है तो शुगर से साइन, टू टी से टैन, सी सी से कॉस। ऐड शुगर टू कॉफी, ए से ऑल, एस से साइन थीटा, टी से टैन एंड सी से कॉस। अब अगर आप देखो बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे टी रेशियोज। सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से लेकर 180 डिग्री तक, जिसको हम पाई रेडियंस कहते हैं, इसको हम पाई बाय 2 रेडियंस कहते हैं। यानी इस क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल मेजर हो रहा है, मतलब ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से लेकर 180 तक है ना बेटा,
वो साइन पॉजिटिव होगा, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, दैट इज कोसेकेंट। सिर्फ यही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। रीजन क्या है मैं आपको अभी ड्रॉ करके बताती हूँ, सिर्फ अभी पहले ये समझिए। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा, tan का रेसिप्रोकल cot ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके अलावा मान लो अगर मैं आपको कहती साइन 240 डिग्री निकालो, तो आपने देखना था 240 किस किस के बीच में लाई करता है, 180 डिग्री एंड 270 के बीच में। तो दैट मीन्स ये साइन थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका आंसर 100% नेगेटिव आएगा। क्या आएगा वो हम बाद में स्टडी करेंगे। ओके बेटा, क्लियर। मैं फिर आप लोगों को बात बता रही हूं कि मैं अगर आपको कहती सपोज, अब आप लोग मुझे बताओगे, अगर मैं आपको कहती कि बेटा मुझे आप वैल्यू बताइए साइन 120 डिग्री की, तो सिर्फ आपने मुझे बताना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। ओनली दिस थिंग यू हैव टू टेल मी वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। जस्ट रेज योर हैंड। यस समृद्धि, यस समृद्धि, पॉजिटिव। कैसे पता चला मेरा बेटा? मैम 180 और 90 के बीच में लाई कर रहा तो बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बेटा, बिकॉज 120 lies between 90 degree and 180 degree, that is pi by 2 to pi। तो हमें पता है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी इससे हमें ये पता चल जाता है कि कोई चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, सिर्फ यही पॉजिटिव होगा, मींस व्हेन द एंगल लाइज बिटवीन 270 टू 2 पाई या 360, आप कुछ भी कह सकते हो, अदरवाइज बाकी सारी क्वांटिटी नेगेटिव। अगर मैं आपको कहती कि बेटा tan सपोज 320 डिग्री कैलकुलेट करो, तो पहले आपके माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए, हाँ जी 320 लाइज बिटवीन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अब क्यों नेगेटिव आता है, कारण क्या है, बाकी क्यों पॉजिटिव रहता है, लेट अस डिस्कस दैट। ये सबको क्लियर हो गया यहां तक? इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग जस्ट रेज योर हैंड टू आस्क एनीथिंग। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस श्रेय, यस बेटा। मम्मी एक बार 180 टू 270 वाला रिपीट कर दो। हाँ जी बेटा, 180 टू 270, इसमें क्या होता है, 2 से क्या बना, tan, सिर्फ यहाँ tan पॉजिटिव होता है, बाकी सारी चीजें नेगेटिव होती। हमने सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है, अगर आपको ये वाली चीज, ये कोटेशन है एक लर्न करने के लिए, ऐड शुगर टू कॉफी, सिर्फ लर्न करने का तरीका है, ASTC, नथिंग एल्स। अच्छा कई बच्चे ऐसे भी लर्न करते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज जो है, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आप जैसे मर्जी लर्न कर लो, हर बच्चा स्कूल के बाद कॉलेज पे जाता है, ठीक है जी, तो ये हमने लर्न किया हुआ, जैसे मर्जी लर्न कर लो। फर्स्ट वर्ड का इंपॉर्टेंस है बस, अल्फाबेट की, नॉट वर्ड की, अल्फाबेट की, ठीक है जी, ये लर्न करने का मेथड है और कुछ भी नहीं। ओके श्रेया, मैम अगर साइन 180 है तो वो क्या होगा? वो मैं बाद में बताऊंगी कि जो लाइंस पे आते हैं ना, एक्सिस पे आते हैं, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। ओके हाँ, यस अब बेटा, ओके बेटा, अब बेटा देखिए ध्यान से, ये तो हमने लर्न कर लिए, पर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम नेगेटिव क्यों होता है, उसका कारण क्या है, ये देखिएगा। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, अगर मैं cos थीटा की बात करूं, cos थीटा होता है B/H,
मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ये जो है अगर ये थीटा है तो इधर मैं 180 माइनस थीटा, जैसे मर्जी ले लो, डजंट मैटर, जैसे मर्जी ले लो बेटा। अगर आपने ऐसे नहीं लेनी है, आप ये एंगल लेते हो, ऐसे की ट्रायंगल ले सकते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैंने ऐसे मान लो ड्रॉ किया, बी बाय एच, एच आपको पता हमेशा पॉजिटिव होती है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। पी एच बी, आपको पता है ओरिजिन के इस साइड पे नेगेटिव होता है, इस साइड पे पॉजिटिव होता है। अगर हम नॉर्मल बात करें, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की बात करते हैं, है ना, तो ये चीज नेगेटिव, ये चीज पॉजिटिव। अब आप खुद सोचो, नेगेटिव ओवर पॉजिटिव, आंसर तो नेगेटिव आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो चीज नेगेटिव होनी चाहिए। हम ट्रायंगल कई बच्चों को ऐसे भी, बेसिकली हम बच्चों को कहते हैं ऐसे ड्रॉ, इसीलिए चाहे आप ऐसे भी ड्रॉ करते हो, आपकी एच पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो अपने आप कॉस देख लो नेगेटिव। अच्छा टैन की बात करें, टैन क्या होता है, पी बाय बी, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है ना, और बी भी नेगेटिव है, दैट्स व्हाई ये भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। अच्छा लेकिन बात करूं साइन थीटा की, पी ओवर एच, परपेंडिकुलर ये है, एच ये है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दैट्स व्हाई आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। आप किसी भी क्वाड्रेंट का चेक कर सकते हो, एनी क्वाड्रेंट यू कैन चेक, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने ये टैन की बात करनी है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करनी है, सपोज आपने ये ट्रायंगल बनाया है ना, अब ये एंगल है मेरे पास, ये 90 डिग्री है, अब इसमें ये परपेंडिकुलर नेगेटिव हो गया, इसमें ये बेस भी नेगेटिव हो गया, और अगर मैं टैन की बात करूं, टैन थीटा पी बाय बी, पी भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव, तो आंसर तो पॉजिटिव है। इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है। अब बाकी कोई भी निकाल के देख लो, साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच, परपेंडिकुलर नेगेटिव, एच हमेशा पॉजिटिव होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। अब ये सारा इतना मतलब मैंने आपको ये बताया, हमें ये कुछ प्रूफ नहीं करना है पेपर में ना कभी हमें यूज होना है कि प्रूफ करके बताइए, बट फिर भी मैंने आपको प्रूफ बताया कैसे नेगेटिव पॉजिटिव होता है। सिर्फ आपने एक मोटी सी चीज याद रखनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, रेसिप्रोकल तो होंगे ही होंगे पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। मैं भी बार बार लर्न कर रही हूँ, बोलती हूँ इसीलिए मुझे लर्न हो चुके हैं। आपको भी ये चीजें एक पेज पे लिख के मैं बार बार बोल रही हूँ, जो कॉन्सेप्ट बताती हूँ। आज मैंने एक ही चीज बताया, ऐड शुगर टू कॉलेज, ओ शुगर टू कॉफी, है ना, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो एक पेज पे लिख के वॉल पे लगा लो, स्टिक नोट्स बनाते हो ना, वैसे ही आप बड़ा सा पेज आते जाते नजर पड़ेगी, तुम्हें याद हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा लर्न करने। ये बात सबको समझ आ गई, ठीक है। अब हम जो है सिंपल यहाँ पर बात करेंगे पोलर फॉर्म की, जहां पर कुछ और एक्स्ट्रा चीज की नीड होगी ना, मैं वहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का वो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता दूंगी, ठीक है। मुझे जितना लगा मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद अब हम पोलर फॉर्म स्टार्ट करते हैं ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ओके चलिए, पोलर फॉर्म बेसिकली होती क्या है, हमारे पास क्या है, हमने कैसे यहाँ पर डील करना है। बेटा पोलर फॉर्म के लिए भी हम ऐसे ही एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, बट यहाँ पर बेटा हम ओरिजिन को, जो हमारा वर्ड है ना ओरिजिन, यहाँ पर ये चीज, और एक होती है हमारी एक लाइन जिसको हम वैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस कहते हैं ना, इनिशियल लाइन जो होती है यहाँ पर,
अब यहाँ पर बेटा इन दोनों का जो है वैल्यू, हम नॉर्मली क्या कहते हैं, ये 0 0 है जी, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर नॉर्मली अगर हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो हम एक्स वाई की फॉर्म में करते हैं, लेकिन पोलर फॉर्म में हम एक्स वाई की फॉर्म में नहीं करते। हम उसमें जो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है ना बेटा, तो हम उसमें रिप्रेजेंट करते हैं आर कॉमा थीटा पे, आर कॉमा थीटा। अब ये आर क्या है, ये थीटा क्या है। हमने मान लो इस पॉइंट पे पहुंचना है, हम इनिशियल लाइन से हम क्या करते हैं, इनिशियल लाइन से हम पहले एंगल मूव करते हैं, जितना एंगल मूव करना है, मान लो थीटा मूव किया, और फिर इस ओरिजिन से उतना मैग्नीट्यूड आर कट करते हैं, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है आर कॉमा थीटा, वेयर मेरे पास जो आर है बेटा, फिर मैं बता रही हूं, आर मेरे पास क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है एक्स प्लस आयोटा फाइव वाई में, और मैंने अगर उसका आर निकालना है तो उसे हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस ऑफ जेड से। इसीलिए बेटा हम इसे कहते भी क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड। ओके जी, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, ये मॉड नहीं है, मैं आगे भी आपको बता चुकी हूँ, दिस इज नॉट मॉड। एंड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देखो x इज अ रियल पार्ट प्लस y इज अ इमेजिनरी पार्ट। ओके जी, यहां तक सबको बात क्लियर होगी। और थीटा बेटा, थीटा को हम कहते हैं आर्गुमेंट, या बेटा एम्पलीट्यूड भी वर्ड बोल देते, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। हाँ जी श्रेया, यस बेटा। मैम जो आपने यहाँ पर आर की वैल्यू लिखी है वाई स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट, उसमें हम आयोटा भी लिखेंगे फिर नहीं, मैंने कि ओनली ओनली बेटा देखो वाई स्क्वायर लगाया ना, वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो यहाँ वाई अकेला आयोटा नहीं लिया है ना, तो इसीलिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसमें आयोटा नहीं आया। ओके मैम, हाँ जी, यस थैंक यू। अब बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास आती क्या है, आर हर बच्चा कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रॉब्लम आती है आर्गुमेंट की, थीटा कैसे निकालें। क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज होती है ना बेटा, नॉर्मली जो हम थीटा की वैल्यू लेते हैं, हमारे पास थीटा लाई करता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू, हम 2 पाई नहीं लेते क्योंकि वो उसी 0 वैल्यू पे आता है, 0 भी हो सकता है क्योंकि दोबारा मैं 2 पाई पे आऊंगी तो वो तो वैल्यू 0 ही हो जाती है ना, तो इसीलिए यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं लेते। ठीक है, लेकिन अगर थीटा की वैल्यू, अब ध्यान से सुनना, अगर थीटा की वैल्यू मेरे पास माइनस पाई और पाई के बीच में आ जाए, अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में आ जाए, पाई इंक्लूड कर दो, एक तरफ इंक्लूड कर दो, तो बेटा ऐसे इंटरवल को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। पता है ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या हेल्प करती है हमें, बेसिकली हम हर हमारी लाइफ में जैसे कुछ प्रिंसिपल्स होती है ना, कुछ फिक्स सिद्धांत, ऐसे ही यहाँ पर हमने कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज फिक्स की होती है कि अगर आंसर इसके बीच में है, आपने नेगेटिव भी कंसीडर कर लिया, तो मैं उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा भी कहते हैं। जब हम कैलकुलेट करेंगे देन यू कम टू नो, और ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो आपको ये प्रिंसिपल वैल्यू क्लियर कट पता चलेगी, क्योंकि ये डिपेंड करती है डोमेन रेंज पे।
और अभी हमने वो कॉन्सेप्ट नहीं किया तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगी ज्यादा, ठीक है। बस अभी ये बात करो कि अगर थीटा की वैल्यू इन दो वैल्यूज के बीच में लाई करती है तो तब हम उसको कहेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। यस बेटा, यस समृद्धि। मैम इधर हम पाई की वैल्यू 22/7 ही लेते हैं या हम ना पाई ना as a ना variable बेटा, ले- मैंने आगे भी आपको कहा था जब हम थीटा की वैल्यू बात कर रहे हैं मैंने यहाँ कोई डिग्री नहीं डाली, यहाँ डिग्री डाली होती तो पाई की वैल्यू 22/7 कंसिडर होती। यहाँ मैंने कुछ नहीं लिख रही, इट्स अ रेडियन। मैंने आगे भी आपको कहा था अब मैं एंगल्स को रेडियंस में मेजर करूंगी तो रेडियंस ही है ये बेटा, नथिंग इज मेंशन दैट मींस इट इज रेडियन। ओके, Yes, ma'am. यहाँ पर अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है डिग्रीज में तो पाई की वैल्यू 180 पुट करोगे तभी देखो ये 0 से लेकर 360, ये -180 to 180। ओके समृद्धि। Yes, ma'am. हाँ जी, यस श्रेया बेटा, यस बेटा। मैम जो जैसे ये आपने प्लेन बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो जैसे ऊपर आपने लिखा था कि 90 रेडियन लिखेंगे कि 90 डिग्री लिखेंगे? वही बात है ना, अगर आपने 90 ऐसे लिखा तो इट इज डिग्री, लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो कुछ नहीं लिखा, अंडरस्टूड है ये π/2 रेडियंस है। तो कोई दोनों में से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, हम गलत कोई नहीं करते हैं। बट अब आप हायर क्लासेस में हो रही हो, ये एंगल्स कट जाने, अब डिग्रीज में हम डील नहीं करेंगे, देखना हम 99% में डील विद रेडियंस। इसीलिए देखो धीरे धीरे मैं आ रही हूँ, एकदम मैं पहले लिख देती आपको लर्न नहीं ना होते, तो दैट्स व्हाई स्टेप बाय स्टेप आई एम कन्वर्टिंग दैट। ओके जी, ठीक है बेटा। ओके मैम, थैंक यू। आपको कोई ड्रॉ करना नहीं आता पेपर में, कुछ नहीं ड्रॉ करना आएगा यहाँ, सिर्फ आपको पेपर में अभी जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगी कि कैसे चेक करना है वो आएगा। मुझे पता है अभी आपको ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको लगेगा कि मैम ने ये क्यों बताया, जस्ट टू मेक योर बेस। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो यू आर नॉट एबल टू गेट इट कि मैम कहना क्या चाहती है, ठीक है। मैं सीधा बता देती ना बेटा, आर ऐसे कैलकुलेट करती हैं, थीटा ऐसे कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन तब भी निकल आना है। बट ये थ्योरी बतानी आपको बहुत जरूरी है, बेस तैयार करना पड़ता है हमें +1 में आकर। ओके बेटा, चलिए अब बेटा ये सिर्फ एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब मेन पहला जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि हाउ टू कैलकुलेट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। पहले मॉडुलस करते हैं फिर आर्गुमेंट आपको बताऊंगी, उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। लेट अस डू दैट। फर्स्टली आर्गुमेंट जो है हम बाद में करेंगे, पहले हम मॉडुलस एक कॉन्सेप्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास। अब बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास z दिया हुआ है -1/√3, और अगर आपको कहा है मॉडुलस, अभी मैंने पोलर फॉर्म पूरी नहीं करवाई है, अभी सिर्फ मैं मॉडुलस कैलकुलेट करवा दूं। तो मेरे पास जो मॉडुलस होता है ना बेटा, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको मैंने सिंबल बताया ऐसे, और क्या होता है अंडर रूट रियल पार्ट कितना है -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया मेरे पास 1 + 3 √4 और 2, कोई प्लस माइनस नहीं आता क्योंकि ये रूट है, रूट के बाहर कोई प्लस माइनस नहीं आता। हाँ अगर मैं ऐसे लिखती ना ऐसे, तो मैं इस चीज को उधर लेके जाऊं तो प्लस माइनस होता है, क्योंकि स्क्वायर उधर जाके प्लस माइनस करता है, तो हम ये चीज ही नहीं यूज करते। वैसे भी दिस इज मैग्नीट्यूड बेटा, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पोलर फॉर्म में ये चीज है, ये पॉइंट r, थीटा, और ये क्या है ये मैग्नीट्यूड है, ये थीटा है ना। अगर इस पॉइंट को मैंने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये x, y है, x ये होगा y ये हो गया, तो ये 100% x² + y² अंडर रूट,
मैंने अब आपको ये भी बता दिया कि मैं मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ड्राइव कैसे किया। समझ आई बेटा? क्लियर? क्योंकि ये x, y और r, थीटा बोथ रिप्रेजेंट सेम कॉम्प्लेक्स नंबर z। ओके जी, अभी तक हमने r सिर्फ कैलकुलेट करना सीखा, अब थीटा की टर्न है। यहाँ प्रॉब्लम आती है, मतलब प्रॉब्लम नहीं आती, इसके लिए कॉन्सेप्ट लर्न करना पड़ता है। ठीक है, अब ये सबको पता चल गया r कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखो। इसी क्वेश्चन में सबसे पहले आपने थीटा कैलकुलेट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट करना है कि थीटा लाई कौन से क्वाड्रेंट में करता है, वो कैसे देखते हैं। ये देखो, ये x है, ये y है, यहां दोनों नेगेटिव है ना। अब आप मुझे बताइए, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है। आपने 10th में किया हुआ है, एनी पॉइंट ओके। जतिन, यस जतिन बेटा, हम थर्ड क्वाड्रेंट। बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट, बिल्कुल करेक्ट है। x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। अगर ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में आती है ना, पहला काम है कि हमने क्वाड्रेंट चेक करना कि फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है। पहला स्टेप है, ठीक है। सेकंड स्टेप, आपने एक tan ऑफ अल्फा एंगल निकालना है। अल्फा इज ए एक्यूट एंगल। कौन सा एक्यूट एंगल? कैसे? मान लो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इधर लाई कर रहा है, एक एंगल है आपका, ये पूरा कैलकुलेट करना है ना। एक एंगल है, हमने ये शॉर्ट एंगल निकाल लिया या ये शॉर्ट एंगल निकाल लिया। छोटे से छोटा एक्यूट एंगल, ये छोटा बनना है ना, यानी ये अल्फा होगा। अगर कहीं पे मान लीजिए आपके पास यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपका जो है ये एक्यूट एंगल हो गया अल्फा। हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा एम क्या होगा, आपने छोटे से छोटा एक्यूट एंगल निकालना, और वो एंगल को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। और वो पता कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड, सॉरी, मॉड ऑफ, अब यहाँ ये मॉड है, मॉड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो तो tan ऑफ अल्फा दैट इज -√3 ओवर -1, आंसर कितना आया? √3। अब अल्फा कितना आ गया मेरे पास, जो मैं बता सकती हूँ। √3 जो है tan की कौन से एंगल पे वैल्यू होती है? 10th में किया आपने। यस रिद्धि, यस रिद्धि बेटा, 60। अब आपने 60 नहीं बोलना, आप लोगों ने क्या बोलना है? π/3। ओके, तो आप कहोगे दिस इंप्लाइज अल्फा इज π/3। ये था सेकंड कॉन्सेप्ट। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आनी नहीं है अगर हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। यस आर्यन, यस बेटा आर्यन। मैम ये एंगल वाला स्टेप एक बार दोबारा बताना। श्योर। देखो कुछ भी नहीं मैंने किया आर्यन, मैंने ये कहा कि आपने एक्यूट एंगल निकालना है। अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, उसका फॉर्मूला होता है y/x। y क्या होता है हमारे पास? ये इमेजिनरी पार्ट, और x क्या है? रियल पार्ट। हमने ये डिवाइड किया और √3 आया, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल गई π/3। ओके अदिति, यस बेटा। मैम सारे क्वाड्रेंट के लिए tan अल्फा ही लेना है? यस, हर एक के लिए tan अल्फा ही लेना है, किसी भी क्वाड्रेंट में आए। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पहला स्टेप किया था हमने ना r निकाला, ठीक है, जिसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ z भी कहते हो, और वो होता है रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। सेकंड स्टेप, मैंने क्वाड्रेंट चेक किया कि कौन से क्वाड्रेंट में z लाई करता है।
आपने कहा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ओके, फोर्थ स्टेप, सॉरी थर्ड स्टेप, मैंने क्या किया, मैंने हर बार tan अल्फा ही लाई कैलकुलेट करना है, वो y बाय एक्स से, इससे मेरा, और ये मॉडुलस लेना है, मतलब अगर कोई नेगेटिव आ रहा है तो वो खत्म कर देना, ठीक है जी। तो अल्फा की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। ओके, नो डाउट। अब मेन स्टेप, ये मैं रब कर रही हूँ। अब बेटा, अब आपने थीटा कैलकुलेट करना है। मैंने आपको लिए, क्योंकि अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं की है, तो मैंने उसके लिए एक ना इजी सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया हुआ कि अगर मेरे पास z फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तो थीटा उतना ही होगा जितना अल्फा होता है। ओके, लेकिन अगर मेरे पास हो गए z सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तो थीटा पता कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाई माइनस अल्फा। कारण देखिए, आपने जो अल्फा कैलकुलेट किया था वो ये कैलकुलेट किया था, पर एक्चुअल एंगल तो ये है ना। अगर कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने एक्यूट एंगल कैलकुलेट किया, एक्यूट कौन सा एंगल होता है, ये वाला, तो ये कैसे निकालूंगी, पाई माइनस अल्फा कर दूं तो ये निकल आएगा ना, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट, यहां पर थीटा क्या आएगा, माइनस पाई प्लस अल्फा। यहां पर थीटा क्या आएगा, माइनस अल्फा। सिर्फ ये चीजें याद करनी, ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यू हैव टू लर्न दिस। अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। हमने जो है आर कैलकुलेट कर लिया था 2, मैंने अल्फा कैलकुलेट कर लिया था पाई बाय 3। अब आपने क्या लिखना है, एज z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इज, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, माइनस पाई प्लस अल्फा, और अल्फा आपने कैलकुलेट किया हुआ है पाई बाय 3, तो आंसर कितना आएगा, -2 पाई बाय 3। एलसीएम लेके कैलकुलेट कर दीजिए। सबको बात समझ आई? एनी डाउट टू एनीवन? वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको पूरे स्टेप्स लिख के दिखाऊंगी, ठीक है, देन यू कम टू नो कि मेरे पास हो गए मॉडुलस और मैंने आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। सेकंड क्वेश्चन ही है। अब आप साथ साथ मेरे साथ कीजिए, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले आर, मैं सिर्फ बता रही हूँ, देखो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, आयोटा के साथ कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो मैं क्या लगाऊंगी, 1 हो गया ना कोफिशिएंट, तो मेरे पास हो गए, ये क्या बन गया, √3 + 1, आंसर आ गया 4। अब z लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये लिखना जरूरी है, ठीक है। तो आपके पास अगला काम क्या करेंगे, tan अल्फा y बाय x, ये कितना हुआ 1/√3, नेगेटिव खत्म हो गया ना, ये मॉड है, मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, नेगेटिव खत्म कर देना है, तो देयरफॉर अल्फा क्या आ जाएगा, पाई बाय 6, अल्फा आ गया पाई बाय 6। अब हमने तो थीटा कैलकुलेट करना है ना बेटा, थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने थीटा कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला बताया, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 6, बस काम खत्म। जिसको ये समझ आ गया उसको पोलर फॉर्म भी समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। पता कैसे, अगर यही क्वेश्चन में कहती राइट इन पोलर फॉर्म, तो बेटा मैं इसको पता कैसे लिखती, z को पोलर फॉर्म लिखना मतलब r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस इज पोलर फॉर्म। यानी यहां पर r की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो वो होती है 2, थीटा की वैल्यू
5 पाई/6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/6। जब आपको ये ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज कैलकुलेट करनी आएंगी ना, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर यही बनेगा। दिस इज पोलर फॉर्म, दिस इज पोलर फॉर्म। इसीलिए हम आर और थीटा कैलकुलेट करना बताते हैं। और इसको शॉर्टकट में पोलर फॉर्म को पता कैसे लिखते हैं? आर सिज थीटा, C for cos, I for iota, S for sin। C for cos, I for iota, S for sin और थीटा आना ही है। यानी कोई बच्चा ऐसे भी लिख देगा ना तो फुल मार्क्स मिलती है। दिस इज पोलर फॉर्म। ओके, क्लियर? अब आपका होमवर्क है 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करना। पोलर फॉर्म एक बार ट्राई करना। आज ट्राई कर लोगे ना बेटा तो आपको कभी भूलेंगी नहीं। अगर आज नहीं करोगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। ओके जी, सबको समझ आ गई है? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। 100% क्लियर? यस जीवितेश, यस जीवितेश बेटा। मैम मॉडुलस में जैसे बाय -√3 लिखा है उसका मैम फिर √3 पॉजिटिव में लेगी। बेटा मॉडुलस का मतलब ही ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब नेगेटिव को खत्म कर देना। ओके मैम। ओके, मॉडुलस मींस ही क्या है?